हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम केवल साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 29 दिसंबर 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ठीक, पेपर 2 है आपका और इसमें हम लोग साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं सीटेट के पेपर 2 में, जो आपका 29 दिसंबर 2022 को आपका कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो आपके जो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो आपके होते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, एक सुदृढ़ लंबी ऊंची मीनार को संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? आपके उत्तल दर्पण का। किसका? आपके उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी कि आपका कॉन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वस्तुओं का आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब देता है। दर्पण अपने अंदर बने प्रतिबिंब का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों और बाइक में पीछे किसी वस्तु को देखने या आने वाले किसी वाहन को देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग व्यापक दृश्य के लिए सीसीटीवी कैमरों में किया जाता है या बड़ी इमारतों, गाड़ियों आदि का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है, जो दर्पण के बहुत पीछे होते हैं। कुछ दर्पण के उपयोग खतरनाक मोड़ वाली सड़कों पर दुर्घटना से बचने के लिए सहायक होते हैं। इसलिए आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, बचने के लिए दर्पण ड्राइवरों को ऐसे मोड़ों का विस्तृत दृश्य देता है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिया गया है आपका दिया गया है कि एक शिक्षिका ने, यह आपका क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है साइंस में। दिया गया है कि एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक की ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल की और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। वह बी में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल की और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है। और वह सी में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल की और थोड़ी सी चीनी डालती है। तो उपरोक्त गोलों में से कौन सा विद्युत चालन करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी। ठीक, ए और बी में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। और फ्रेंड्स, जो आपका जल में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl एसिड, पूरी तरह से हाइड्रोजन आयनों H+ और क्लोराइड आयन Cl- में आयनित होता है, यानी आयनाइज्ड होता है।
और यह इसलिए विद्युत का चालन करेगा। जो आपका कास्टिक सोडा है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH भी कहा जाता है, जल में घुलकर सोडियम आयन Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, तो इसलिए यह विद्युत का चालन करेगा। ठीक है। और जो आपका चीनी वाला जो आपका सोल्यूशन है, तो इसमें क्या हो, जब जल में घुल जाती है तो आयनित नहीं होती है और यह आयनों में विघटित नहीं होती है, यह केवल अन्वेषित चीनी अणुओं के रूप में उपस्थित रहती है, इसलिए शक्कर का विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। आपका क्वेश्चन दिया गया विटामिन से रिलेटेड, आपको डिफिशियंसी आपको बतानी है। तो रिकेट से कौन सी होती है आपकी बीमारी? जो आपकी रिकेट है, सुखड़ी रोग, सुखंडी रोग, या आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन विटामिन बेरी बेरी और पेलाग्रा चरम ग्रह। तो आपका जो सुखंडी रोग यानी कि आपका जो रिकेट्स है वह आपका होता है विटामिन से, और स्कर्वी होता है आपकी विटामिन सी से। ठीक। जब विटामिन सी का जब विटामिन सी की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो आपका कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बेरी बेरी। विटामिन B3 से आपका कौन सा रोग होता है? स्किन डिजीजेस। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट है, सही होगी। तो स्टेटमेंट 1 है कि दिया गया कि चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो और चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा, जिसमें आपकी स्टेटमेंट 1 क्या है, वो आपकी सही नहीं है, और जो जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, यानी कि चांद की सतह पर जो हम गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोग फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं चांद की सतहों पर। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा कथन मणिमय मटियार मृदा के गुण का सार्वत्रिक सटीक रूप से वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, या बड़ी मात्रा में जल रोक सकती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक। मणिमय मृदा वह मृदा है जो बहुत बारीक खनिज कणों से बनी होती है और इनमें से अधिक कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। मणिमय मृदा की विशेषता उसकी उच्च मणिमय सामग्री है, जो उससे एक अच्छी बनावट और उच्च जल धारण कर सकती है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दिया गया है क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है। जिसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। ठीक है। जो आपके जलीय पादप है, जलीय पादप यानी कि आपके जो वाटर वाले प्लांट्स है, वाटरिंग प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ऐसे वातावरण में जीवित रहते हैं वहाँ जहाँ जल लार्ज अमाउंट पर होता है, इसलिए उन्हें जल को अवशोषित करने के लिए सुविकसित मूल तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय जलीय पदार्थों ने निम्नलिखित तरीकों से अपने जलीय आवास को अनुकूलित किया है। जल का अवशोषण, उत्पादकता, पोषक तत्व का ग्रहण। ठीक। और आपका जो आपका पोषक तत्व है, पोषक तत्व को कुशलतापूर्वक ग्रहण करने के लिए तंत्र विकसित होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शून्य कर्ण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। तो आपका जो ग्राफ, इसमें जो आपका दिया गया है, जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है। या आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, या आपकी एक्स एक्सिस, या आपकी वाई एक्सिस। ठीक है। और इसमें जो आपकी ए और बी,
ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, ठीक, ये आपका ओरिजिन है। तो इसमें जो आपका त्वरण है, त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में जो आपका ए है, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक। तो त्वरण का जो आपका त्वरण है, उसका जो एसआई मात्रक होगा वो आपका किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 67 में आपका आंसर होगा समय अक्ष के समांतर समांतर एक सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका अगला क्वेश्चन है मिरर, मिरर का दिया गया रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर, ठीक। और अब रमन अपनी जगह से उस तरह चलता है कि उसके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है। तो दर्पण की ओर रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रमन और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो आपकी दूरी है, दर्पण से रमन की दूरी की दोगुनी है। तो आपकी जो वैल्यू है 10 मीटर है, और जो आपकी 10, जो आपकी क्या होगी, दोगुनी होगी, तो 2x इक्वल्स टू 210, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी रमन की नई स्थिति दर्पण से उसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। और अब हम लोग क्या निकालना है, शिक्षा की नई स्थिति निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 मीटर में से -6 मीटर को हम लोग माइनस करेंगे, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर, ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रमन और शिक्षा दोनों दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करिएगा और मेरे लिंक पर क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन करें, और आप तक सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक टाइम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ठीक। दिया गया है, एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बरछी मारनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड, जो आपका प्रकाश का परावर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण का मुड़ना अपरिवर्तन कहलाता है। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, जो अपरिवर्तन के नियमों के अनुसार प्रकाश को अविलंब की ओर झुकना चाहिए। प्रकाश सघनता से यात्रा कर रहा है मध्य से विरल माध्यम से, तब अपरिवर्तन के नियमों के अनुसार प्रकाश को अविलंब की ओर झुकना चाहिए, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण इक्वल टू लोटन घर्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक। जो आपके घर्षण बल है, घर्षण के प्रकार है, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। जो आपका सर्पी घर्षण है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसल रही होती है, तो उसके बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण होता है। और जो आपका लॉटनिक घर्षण है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को लॉटनिक घर्षण कहते हैं। जो आपका स्थैतिक घर्षण है, जब कोई वस्तु सतह पर स्थिर रखी होती है, तो उस पर घर्षण बल कार्य करता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अब आपको बताना है कि पौधे दिए गए हैं और सिरा विन्यास और जड़ दिए गए हैं। आपको बताना है कि ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और डी आपका सही नहीं है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पौधा जड़ हरी नहीं होती क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण बेलनाकार और उतरता हुआ भाग जो सामान्यतः मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक, यह पानी और खनिज के अवशोषण और संचालन में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है कि परख नली में तीन घोल दिए गए ए बी सी। चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया, बी रंगहीन रहा, जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। ए बी सी की प्रकृति क्या है? तो इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, तो इसीलिए जो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा बोनस मार्क्स क्वेश्चन। ठीक, क्या हो जाएगा? बोनस मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आप लोगों को फ्री के नंबर 1 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है इन चारों में से किसी में से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या होगा? बोनस मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को प्लस 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सारे कैंडिडेट को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 73। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करना है। ठीक, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए में दिया कलिका का पुष्पर्ण, घास काटना, गर्म करने पर लोहे का फैलना, जल का उबलना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका इरिवर्सिबल चेंजेस और बी आपका होगा रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, यदि किसी उत्पाद का रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो यह रासायनिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और इसमें बनने वाला अंतिम उत्पाद प्रारंभिक उत्पाद से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण मोमबत्ती का जलना, फलों का पकना, दूध का फटना और भोजन का पचना आदि। जो आपका परिवर्तन, जो आपका भौतिक परिवर्तन है, यदि रासायनिक संगठन समान रहता है तो लेकिन केवल अवस्था बदलती है तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जिसमें अवस्थाएं बदलती है लेकिन अंतिम उत्पाद प्रारंभिक उत्पाद के समान ही होता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब आपको दिया गया कि अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं। आपको बताना क्या समानताएं हैं। जिसमें क्या होता है, वे सभी रीढ़ की हड्डियां रहित है, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कि बैकबोन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, जो आपका अमीबा, स्टारफिश और चींटी और मकड़ी है, इसमें से समान विशेषता यह है कि आपका जो बैकबोन है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी, नहीं होती है। जबकि अमीबा एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्टारफिश, चींटियां और मकड़ियां हैं, सभी बहुकोशिकीय जीवित जीव हैं, लेकिन ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो आपका स्टारफिश है, फैमिली इकाइनोडर्मेटा किंगडम, और जो आपका चींटियां हैं आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड रिलेशन है, जिसमें आपका जो इनका शरीर है खंडित होता है, जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75।
दिया गया है कि एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए नीचे दिए गए चरण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पत्ते को आंच पर गर्म करें। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, पत्ते को पहले जल में आप लोग क्या करना है, बॉईल करना है। फिर अल्कोहल में पत्ते से क्लोरोफिल निकालने के लिए एक चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि बाधा डाल सकता है। विरंजित पत्ते को धोएं, पत्ते को आंच पर गर्म करें और विरंजित पत्ते पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आपको बताना है कि चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मिट्टी को उर्वरता को कैसे घटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमि को खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, फ्रेंड, जब चक्रवात तटीय क्षेत्रों से टकराते हैं तो वे अक्सर भारी वर्षा और तूफान लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ सकती है। चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके घटाते हैं। चक्रवातों से जुड़ी तूफानी लहरें कृषि क्षेत्र सहित इन क्षेत्रों में समुद्री जल के प्रवेश का कारण बन सकती हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। दिया गया रॉकेट ईंधन के विशिष्टताएं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें ए और बी, यानी कि हल्का होता है, उच्च कैलोरीजन मान। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अब आपका एजर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, आपके चाहे सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में आपके चाहे आपके जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे संस्कृत हो, जब तक आपके सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग एजर्सन रीजन आप लोग नहीं कर पाओगे। जब आपके सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोग एजर्सन और रीजन सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कथन कथन को पढ़ेंगे, एजर्सन और रीजन को पढ़ेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही व्याख्या कर रहा है, कौन सा सही व्याख्या नहीं कर रहा है रीजन और एजर्सन की, तो कौन सा एजर्सन सही है और कौन सा रीजन गलत है और कौन सा एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दिया गया है कि पेट्रोलियम, अभी कथन है यानी एजर्सन दिया गया है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में जो आपका एजर्सन है यह आपका बिल्कुल सही है। पेट्रोल, और आपका रीजन दिया है पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी मृदा में पाए जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो जिसमें आपका जो एजर्सन है वो आपका सही है और रीजन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एजर्सन सही है परंतु रीजन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो तब बनता है जब बड़ी मात्रा में मृत जीव, मुख्यतः प्राणी, फलवक और शैवाल तल छटी चट्टान के नीचे दबे होते हैं या लंबे समय तक उष्मा और दाब दोनों के अधीन होते हैं। कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है और प्रत्यक्ष उपयोग या में निर्माण में उपयोग के लिए आश्वासन द्वारा उसमें सबसे पहले आसानी से विभिन्न उत्पादों में पृथक किया जाता है। उत्पादों में ईंधन शामिल हो सकते हैं जैसे गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एस्फॉल्ट। रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग प्लास्टिक, कीटनाशक और औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम और उसके
व्युत्पन्न का काला सोना कहा जाता है क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होते हैं। अतः अभिकथन आपका सही है। इसीलिए जब आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को गहरे कुओं से बाहर निकालने के लिए गहरे कुओं को खोदा जाता है, इसे खुदाई कहते हैं। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। ठीक। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 80। दिया गया निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी और आपका लैक्टिक अम्ल भी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से किसी में टिक किया है तो तभी आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगर आपने किसी अदर ऑप्शन पर टिक किया है तो आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। तो इसी में ऑप्शन आपके दो सही होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक। फ्रेंड, जो आपके दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के मुख्य तरीकों में से एक पाश्चुरीकरण है, जिसमें जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को गर्म करना और इसमें किसी भी शेष जीवाणु की वृद्धि को धीमा करने के लिए प्रशीतन शामिल है। उचित पैकेजिंग तकनीक जैसे वायु रोधी कंटेनरों के उपयोग में दूध की गुणवत्ता बनाए रखने और सेल्फ जीवन को बढ़ाने में भी सहायता करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, आमतौर पर दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए दूध में नहीं मिलाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः बेकिंग में किण्वन कार्य के रूप में किया जाता है और दूध को संरक्षित करने में इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। लैक्टिक अम्ल दूध के किण्वन के तौर पर जीवाणु द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक घटक है। इसे दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए अलग से दूध में नहीं मिलाया जाता, बल्कि यह दही और पनीर जैसे किण्वन डेयरी उत्पादों में सूक्ष्म जैविक गतिविधि का उत्पादन होता है या फिर उपोत्पाद है। जो आपका जल है, दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए दूध में जल नहीं मिलाया जाता। दूध में पहले से प्राकृतिक रूप से काफी मात्रा में आपका जल होता है। जो आपका कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो कार्बन डाइऑक्साइड के जल में घुलने पर बनता है। दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए इसे दूध में नहीं मिलाया जाता। ठीक। तो फ्रेंड्स, आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल दैट स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।